कनेक्ट विथ एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम भारत की राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले वीडियोस में पढ़ते आ रहे हैं, आज हम संविधान के भाग 3 मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। तो इस भाग में हम ये जानेंगे कि मूल अधिकारों की उत्पत्ति कहाँ से होती है, उसकी विशेषता क्या है और मूल अधिकार के भाग 3 के अनुच्छेदों में किन किन बातों का उल्लेख है, वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक अपलोड होने वाले नवीनतम वीडियो जल्द से जल्द पहुंच सके। दूसरा यह कि मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं इस कक्षा में और हम जानते हैं कि मूल अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे विकास होता है, क्या उनकी विशेषताएं हैं और क्या क्या मूल अधिकारों में संशोधन हुए इत्यादि की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मूल अधिकारों के उद्भव और विकास के बारे में बात करते हैं। सर्वप्रथम भारतीय संविधान के, जैसा कि बताया, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों की व्यवस्था की हुई है। ये अधिकार नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा स्वतंत्रता, समानता और गरिमा का जीवन सुनिश्चित करने हेतु दिए गए हैं। सरल शब्दों में इसका उद्देश्य जो है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना और राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रखना है। तो संक्षेप में वापस समझाते हैं आपको कि संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक इसका उल्लेख है, जिसे मूल अधिकार कहा गया है। यह नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता, समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने हेतु दिए गए हैं। इनका उद्देश्य क्या, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना और राज्य की शक्ति पर नियंत्रण रखना है। अब मूल अधिकारों का उद्भव कैसे होता है, क्या क्या ऐतिहासिक संघर्ष हुए उसके लिए, क्या विदेशी संविधानों से हमने ग्रहण किया और यूएन स्तर पर जो क्या गतिविधियां हुई, उनके बारे में हम यहाँ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो हम पढ़ते हैं इसको। तो मूल अधिकारों की अवधारणा कोई अचानक उत्पन्न नहीं हुई, बल्कि इसका विकास ऐतिहासिक संघर्षों, विदेशी संविधानों और वैश्विक मानवाधिकार घोषणाओं से हुआ है। तो पहले कौन सा स्वतंत्रता संघर्ष पर बात करते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का क्या प्रभाव पड़ा मौलिक संविधानों के उद्भव में। ब्रिटिश भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो भारतीयों को कोई मौलिक अधिकार नहीं थे। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने नागरिक अधिकारों की मांग की, जिसमें निम्न आंदोलनों को ले सकते हैं, जैसे स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन गांधी जी का, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। में नागरिक स्वतंत्रता एक प्रमुख मुद्दा थी, जो अब हम इनको इतिहास में जाके पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में, तो हम जानेंगे कि कहीं ना कहीं इनके पीछे मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का भाव था। नेहरू रिपोर्ट 1928 को देखें तो ये रिपोर्ट भारत के लिए स्वदेशी संविधान मसौदा था। इसमें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो मांग की गई थी, और इन मौलिक अधिकारों में क्या क्या शामिल था। तो उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता शामिल थी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता थी, समानता का अधिकार की मांग की गई थी। हालांकि ये रिपोर्ट जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अस्वीकार कर दी गई थी। तो कौन कौन सी इस रिपोर्ट में से, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी, फिर धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। हालांकि ये रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दी थी, अस्वीकार कर दी थी। तो जो व्यक्ति इसको नोट करना चाहे तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी किताबों से, बहुत सारे नोट्स से लेकर आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है, जिसमें वर्तमान घटनाक्रमों को भी शामिल किया गया है। अपडेट है पूरा नोट्स ये, तो आप इसको लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं मित्रों। आगे है, अमेरिकी संविधान से प्रेरणा क्या ली हमारे संविधान ने। जैसा कि हम पिछले वीडियो में पढ़े कि जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा से जो प्रेरणा मिली हमें, वो अमेरिकी संविधान से मिली और बिल ऑफ राइट से मिली। कहाँ से मिली, बिल ऑफ राइट से। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के बिल ऑफ राइट से प्रेरणा ली, जिसमें नागरिकों को सरकार की विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करने के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं। उसके बाद हम आयरिश संविधान और न्यायिक संरक्षण की बात करते हैं। तो न्यायिक संरक्षण की जो व्याख्या है वो अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, और दूसरा जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड से हमने लिए, जैसा कि मैंने पूरी वीडियो में बताया, तो उसको जानते हैं।
आयरलैंड से नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी की प्रेरणा ली और न्यायिक संरक्षण के तहत मौलिक अधिकारों की अवधारणा मुख्यतः अमेरिका से ली गई है। उसके बाद हम देखें सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र 1948, जो यूएनओ ने 1948 में ये घोषणा पत्र पारित किया, जिसमें मानवाधिकारों की वैश्विक स्वीकृति दी गई। भारतीय संविधान इसका समर्थन करता है। उसके बाद हम संविधान के मौलिक अधिकारों का जो विकास होता है, संविधान में मौलिक अधिकारों का जो विकास होता है, संविधान में जो मौलिक अधिकारों का विकास होता है उसके बारे में हम दृष्टि डालते हैं। तो संविधान सभा में चर्चा सर्वप्रथम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की अध्यक्षता में संविधान सभा ने मौलिक अधिकारों पर गहन विचार विमर्श किया। 1947 से 1949 के बीच मूल अधिकारों का ढांचा तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से प्रभाव में आए। दूसरा इसका बात है संवैधानिक विकास में मौलिक अधिकारों में, तो मूल अधिकारों की श्रेणियां। संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। संविधान में मौलिक अधिकारों को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया। कौन कौन सी? समानता का अधिकार है, कहाँ से लेकर 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। इन सबको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको भूमिका बांधी जा रही है कि हम इन मूल अधिकारों में क्या क्या पढ़ेंगे, उनका विकास कैसे हुआ, उनकी पृष्ठभूमि कैसे रही, ये आपको भूमिका बांधी जा रही है मित्रों। ये एक शुरुआत है, इसके आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो परीक्षा उपयोगी होगा, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जिस प्रकार प्रश्न आ रहे हैं उनसे संबंधित कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो इसको लाइक जरूर करें। आगे हम देखते हैं कि जो 6 श्रेणियों में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनमें एक अनुच्छेद 31 भी था, जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं। वो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300A में इसको जोड़ दिया गया। हम इसको आगे पढ़ेंगे। तो इसके बाद देखते हैं न्यायपालिका द्वारा विकास कैसे होता है संविधान में मौलिक अधिकारों का। तो न्यायपालिका ने समय समय पर मौलिक अधिकारों की व्याख्या कर उन्हें विस्तृत और प्रगतिशील बनाया, जैसे केशवानंद भारतीवाद हुआ, मेनका गांधीवाद हुआ और भी कई वाद है जिनके माध्यम से मौलिक अधिकारों का विकास उनकी व्याख्याओं के माध्यम से होता है। अगर हम केशवानंद भारती की बात की बात करें तो इसमें संविधान के मूल ढांचे की बात की, जिसमें मौलिक अधिकार को संविधान का मूल ढांचा बताया। उसके बाद इसे संसद ने हटाने की शक्ति नहीं रखती है। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद बाद में कहा है प्रत्यक्ष तौर पर कि मौलिक अधिकार संविधान का मूल ढांचा है और संसद इन्हें हटाने की शक्ति नहीं रखती। मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने 198 में कहा कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आर्टिकल 21 केवल सार्थिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानव गरिमा, आजीविका, आंदोलन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अधिकार भी समाहित करता है। ये लाइन ध्यान रखने वाली है, याद रखने योग्य है कि निम्नलिखित में से पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट देखिए कि किस बात से संबंधित है। तो ये स्टेटमेंट ऐसा आ सकता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता केवल शारीरिक सुरक्षा नहीं बल्कि मानव गरिमा, आजीविका, आंदोलन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अधिकार भी अनुच्छेद 21 में शामिल है। 21 बाद में सुप्रीम कोर्ट में कहा, तो सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधीवाद में 1978 में कहा। उसके बाद ऊना केस 1983 और अन्य सामाजिक न्याय से संबंधित मामलों, दलितों और महिलाओं के अधिकारों से संबंधित न्यायपालिका ने सक्रिय भूमिका निभाई है। अगर हम संविधान में मौलिक अधिकारों के विकास के संबंध में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से विकास की बात करें तो 42वां संविधान, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है, 1976 में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर अंकुश लगाया गया, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1798 मोरारजी भाई देसाई की सरकार के समय जनता पार्टी की सरकार थी। इसने आपातकाल के बाद संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 को हटाकर, जो मूल अधिकार में शामिल था, को हटाकर 300A में कानूनी अधिकार बना दिया। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया, आर्टिकल 21A को मूल अधिकार बनाया गया। तो सरल सा स्वाभाविक सी बात है। 42वां संविधान संशोधन याद रखना है, 44 और 86 में संविधान में 21A जोड़ा गया। कौन सा था? शिक्षा का अधिकार। उसके बाद मौलिक अधिकार 51A और 42वां संविधान संशोधन। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं मूल अधिकारों की विशेषताएं। तो मूल अधिकारों की क्या क्या विशेषताएं, इस पर हम जानते हैं कि मौलिक अधिकार संविधान द्वारा सुनिश्चित किए गए अधिकार होते हैं। ये केवल कानून नहीं बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त है।
इसलिए इनका उल्लंघन होने पर हम सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। तो ये ऊपरी ऊपरी स्तर की बातें हैं और इसको जानना भी महत्वपूर्ण है कि स्टेटमेंट के रूप में हमको दे सकता है कहीं पे भी। न्यायिक संरक्षण के तौर पर देखा जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, 226 के तहत आप हाई कोर्ट में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर संवैधानिक उपचार रिट के लिए रिट के लिए रिट के जरिए न्यायपालिका की शरण ले सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि रिट का क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट में कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, तो 32 के तहत, और हाईकोर्ट के अंतर्गत 226 के तहत। आपको पूछ सकता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है, तो अनुच्छेद 32 को। ये फेमस क्वेश्चन है, हम पूछते ही पूछ रहे हैं। सार्वभौमिकता के संबंध में देखें, मौलिक अधिकार भारत के सभी नागरिकों, कुछ मामलों में व्यक्तियों पर लागू होते हैं, चाहे उनका धर्म, जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र कुछ भी हो। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 सभी के लिए समानता। नकारात्मक और सकारात्मक प्रकृति इसकी। कुछ अधिकार राज्यों को किसी कार्य से रोकते हैं, जैसे अनुच्छेद 15 भेदभाव न करना, और कुछ अधिकार राज्यों को कार्य करने का निर्देश देते हैं, जैसे 21 से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना। तो 21 से जो हमको मालूम पीछे पड़ा, 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, तो राज्य को ये कार्य करने से रोकते भी और कार्य करने के निर्देश भी देते हैं। ये दोहरी प्रकृति, नकारात्मक भी और सकारात्मक भी मौलिक अधिकारों की प्रकृति है। उसके बाद सीमित प्रकृति की है ये मौलिक अधिकार पूर्ण नहीं है। इन पर यथोचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये प्रतिबंध केवल संविधान के अनुसार और यथोचित मतलब न्यायोचित कारणों से ही हो सकते हैं। न्याय की व्याख्या द्वारा विकासशील, जैसा कि मैंने आपको आगे बताया कि न्यायपालिका ने विभिन्न केसेस के मामले में व्याख्या दी और उनको संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। मौलिक अधिकार समय के साथ साथ न्यायपालिका द्वारा व्याख्यायित तो विस्तारित होते रहे हैं। उदाहरण के लिए जीवन के अधिकार 21 में शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण, गोपनीयता जैसे अधिकारों को भी शामिल किया गया है। अगली विशेषता देखते हैं इसकी, तो कुछ अधिकार केवल नागरिकों को है। सभी मौलिक अधिकार हर व्यक्ति को नहीं मिलते हैं भारतीय संविधान के तहत। उदाहरण के लिए अगर 15, 16, 19, 29 और 30 केवल जो है भारतीय नागरिकों के लिए है, जबकि 14, 20, 21, 22, 23, 24 सभी व्यक्तियों पर लागू होते हैं, अर्थात विदेशी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अर्थात जो 15, 16, 19, 29, 30 है, ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, जबकि 14, 20, 21, 22, 23 और 24 ये भारतीय नागरिकों को और विदेशियों दोनों के लिए उपलब्ध है। उसके बाद देखें, संविधान संशोधन से प्रभावित हो सकते हैं। संसद इन अधिकारों में संविधान संशोधन द्वारा बदला कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। ये केशवन भारतीवाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। उसके बाद मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन। संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों डीपीएसपी के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। दोनों मिलकर कल्याणकारी राज्य की स्थापना में योगदान देते हैं। आपातकाल में स्थगन योग्य। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं और अन्य अधिकारों पर भी राष्ट्रपति आदेश द्वारा रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 44वें संविधान संशोधन द्वारा आपातकाल में भी सुरक्षित किया जा सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि आपातकाल अगर लगाया जाता है राष्ट्र में, तो 20 और 21 जो है वो आपातकाल में भी सुरक्षित रहेंगे, वह निलंबित नहीं होते, जबकि अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है। उसके बाद में नोट करने लायक बात है कि संविधान के भाग 3 को, जो मूल अधिकार से संबंधित है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब हम भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 को हम पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 12 हमें क्या जानकारी प्रदान करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं। अनुच्छेद 12 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो राज्य की परिभाषा देता है कि राज्य के अंतर्गत किन किन संस्थानों, किन किन प्राधिकरणों को हम शामिल कर सकते हैं। तो यह संविधान के भाग 3 के तहत आता है। मूल अधिकार केवल राज्य के खिलाफ होते हैं, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, इसलिए जानना जरूरी है कि राज्य से क्या तात्पर्य है। तो राज्य में कौन कौन आता है, तो हमें जानना पड़ेगा कि राज्य में केंद्र सरकार है और संसद है, राज्य सरकारें हैं और उसकी विधानसभाएं हैं, स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिका, पंचायत आदि, अन्य प्राधिकरण जैसे इसमें वे संस्थाएं आती है जो सरकारी नियंत्रण में है या जिनका कार्य एक सार्वजनिक कार्य
पब्लिक फंक्शन होता है। उदाहरण के लिए देखें तो सरकारी कंपनी जैसे ओएनजीसी, एलआईसी, विश्वविद्यालय अगर वे सरकार से सहायता प्राप्त कर रही है तो कोई ऐसा संगठन जो सरकारी कर्तव्य निभा रहा है, इसका महत्व क्यों है? अगर कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन देखता है तो वह केवल राज्य के खिलाफ ही कोर्ट में जा सकता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि कौन राज्य माना जाएगा। अगर आपको नोट्स साथ साथ में बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं आपके लिए। उसके बाद देखा जाए तो महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्या इस पर क्या आई? अजय वर्सेस खालिद मुजीब 1981 बाद में अदालत ने कहा कि अगर कोई संस्था सरकार द्वारा नियंत्रित होती है और जनता के लिए कार्य करती है तो वह भी राज्य मानी जाएगी। उसके बाद राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल 1967 के केस में अदालत ने कहा कि बिजली बोर्ड को राज्य माना गया क्योंकि वह सरकारी नियंत्रण में था। अगर हम संक्षेप में देखें तो अनुच्छेद 12 जो है यह तय करता है कि राज्य कौन कौन है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि मूल अधिकारों की रक्षा किन किन संस्थानों के खिलाफ की जा सकती है। तो इस प्रकार आज हमने संविधान की किस प्रकार विकास होता है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसकी विशेषताएं क्या है, अनुच्छेद 12 क्या है, न्यायिक निर्णय कैसे दिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने, अदालतों ने जो हमारी है उस पर क्या टीका टिप्पणी हुई, इसके बारे में आज हमने जानकारी प्राप्त की और अनुच्छेद 12 को हमने विस्तार के साथ जाना। और इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो आगे हम इसी से आगे अनुच्छेद 13 को आगे कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।